गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया आज। और आज है जुम्मा, तो जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक, हैप्पी मॉर्निंग मुबारक। आपके लिए बहुत सारे मौज़ूआत हम लेकर आए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। लेकिन हर दिन की तरह हमारी कोशिश होती है कि आज का जो दिन है वो भी हम अच्छे तरीके से करें, अच्छी बात से करें। तो आज की अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम बाकी रहे तो औलाद को अच्छा इखलाक सिखाओ। जब कोई भी माँ बाप में से कोई भी एक शख्स जो है, कोई भी माँ या बाप दुनिया से रुखसत कर जाते हैं तो फिर जो औलाद अगर अच्छे काम करती है तो अल्लाह ताला उसके जो नेक अमाल होते हैं वो उनके माँ बाप तक पहुँचाते हैं और बहुत उनका दर्जा बुलंद किया जाता है उन तमाम लोगों में। सुनने में आता है कि एक शख्स, एक नौजवान ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से तौबा की और जब उस शख्स के वालिद साहब इंतकाल कर गए थे और वो एक महफ़िल में बैठे हुए थे तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से कहा कि जी फ़लाने शख्स का दर्जा बुलंद कर दिया जाए। तो उस शख्स ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि मैंने तो ऐसा कोई अमल ही नहीं किया दुनिया में कि मेरा जो दर्जा है उसको बुलंद किया जा रहा है। तो फरमाया गया कि तुम्हारी औलाद ने अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार की है, तो जितनी इस्तग़फ़ार आप करेंगे, आपके प्यारे यानी आपके माँ बाप में से अगर कोई आपके साथ नहीं है, इस दुनिया से चला गया हुआ है, आपसे बिछड़ गया है, तो उतने ही उनके दर्जात बुलंद होंगे। माँ बाप के चले जाने के बाद अच्छे अमाल करना, अच्छे काम करना, उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करना, यकीन करें उनके लिए ऐसा है जैसे उस दुनिया में आप उनको इतना बड़ा गिफ्ट भेज रहे हैं जिसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। जब आप अच्छे अखलाक से बात करते हैं, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं, इवन किसी को छोटी सी भी हेल्प करते हैं ना, तो जो उसका अजर है वो आपके माँ बाप में से अगर कोई आपके साथ नहीं है तो उन तक पहुँचाया जाता है। तो प्लीज़ अगर किसी के वालिद साहब या किसी की वालिदा अब उनके हमरा नहीं है, इंतकाल कर गई हैं और हमसे अच्छी जगह पर वो लोग मौजूद हैं, तो बेहतर यही है कि उस अच्छी जगह पर, उस अच्छी जगह की मुनासिबत से हम उनको कोई गिफ्ट भेजें जो कि उनके लिए हमेशा तौबा या इस्तग़फ़ार करना या उनके एक अच्छा अमाल करना जिसका अजर उन तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करेंगे। बहनें हैं, माएँ हैं और स्पेशली उनका ताल्लुक़ है कराची से, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। दफ्तर से घर और घर से दफ्तर जाने के लिए जो उनकी मुश्किलात होती थी, अब वो मुश्किलात आसानियों में बदल गई हैं। सिंध हुकूमत ने इस मसले को हल कर लिया है। पिंक पीपल्स बस सर्विस के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। कल मैंने ख़ुद इस बस में ट्रैवल किया, यहाँ पर जितनी सहूलियात हैं उनको देखा, मॉनिटर किया। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, अंदर एसी है, कैमरास हैं और बड़ी आरामदाह सीट्स हैं। कोई आपको हसल नज़र नहीं आता। अमूमन जिन लोगों ने उस बस में सफ़र किया होगा जिसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कैबिन्स बनाए जाते हैं, तो ख़वातीन थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती हैं। लेकिन जो इस वाली बस में जो ख़वातीन सफ़र करेंगी वो ये बात कहेंगी कि वाकई इस बस में सफ़र करने के बाद सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना बनता है। बच्चे बड़े इजीली इस बस में सफ़र कर रहे थे। अच्छा, माओं को जो एक परेशानी होती है ना कि बच्चे जो है वो कंफर्टेबल नहीं होते, तो कल जिन माओं से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी ये परेशानी दूर हो गई है और स्पेशल पर्सनस के लिए जो है वो सीट्स हैं स्पेशल। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कोई किराया नहीं है। अच्छा, एक मज़े की बात है कि मुझसे तो इन लोगों ने किराया लिया नहीं और जब मैंने पूछा कि भाई मुझसे आप लोग क्यों नहीं किराया ले रहे, तो उन्होंने कहा जी कि पहले 7 दिन जो है किराया नहीं है, पहले 7 दिन आपको बिल्कुल फ्री ये सर्विस दी जाएगी। इट्स वाओ कि भाई आप जब सफ़र कर रहे हैं और आपसे किराया नहीं लिया जा रहा। और ये कराची में जो इक़दाम है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत अच्छा है। आई विश कि इसी तरह से स्टेप उठाते रहें और इसी तरह से जो कराची के लोगों का एक मसला है ना ट्रांसपोर्ट को लेके, वो हल होता रहे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी की सरबराही हारून रशीद करेंगे। इसके अलावा जो पीएसएल है वो भी आने वाला है और क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन सी टीम कितनी तगड़ी इस दफ़ा हमें पीएसएल में नज़र आएगी, इस पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। इसके अलावा बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या है और ये कैसे की जाती है, क्योंकि आजकल इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है और अगर आप भी कारोबार करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए, प्रोग्राम में इस पर एक तफसीली रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा माँ और बीवी के हुकूक में कैसे तवाज़ुन पैदा किया जाए। अच्छा, माँ और बीवी के हुकूक में किसने बैलेंस करना है? शौहर ने। हमारे मुआशरे में ये बड़ी आम सी चीज़ हो गई है कि मियाँ जब घर आता है ना
तो अम्मा के पास बैठेगा तो अम्मा सारा दिन की जो बीवी के मसले हैं या जो बीवी से एक लड़ाई वाला सीन रहा है वो अपने बेटे के साथ डिस्कस कर रही होती है। और जब वही बेटा अपनी बीवी के पास जाता है तो वो जो बीवी है वो अपने मियाँ से डिस्कस करे कि भाई तुम्हारी अम्मा ने ये मुझे बोला, मैंने उन्हें खाना दिया तो उन्होंने आगे से ये कमेंट पास कर दिया। तो ये एक मर्द पे कितनी बड़ी और भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि उसने बैलेंस रखना है कि माँ की भी हुकूक अदा कर रहा है और बीवी के भी हुकूक अदा करें। अब इन दोनों मामलात में हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, इस पर आज हम डॉक्टर फरहाना ओवैस हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, रिपोर्ट्स हैं जिन पर हमने बात करनी है, जिन पर हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा हॉट इशू है वो है हमारी सियासत, क्योंकि आए रोज़ हमारी पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। आगाज़ में आपको ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी चैलेंजेस पर सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फ़ैसला कर लिया है। 7 फरवरी को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है। सियासी कायदीन को दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। तहरीक इंसाफ को एपेक्स कमेटी की आज पेशावर में होने वाली बैठक में शिरकत की भी दावत दी गई है। लेकिन लेट्स सी कि खान साहब इसमें जवाब क्या देते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा जारहाना सियासत करते हमें नज़र आए और ये कहते नज़र आए कि जी मैं इन चोरों के साथ, मैं इन लोगों के साथ एक टेबल पे बैठ के कोई बात नहीं करूँगा। अब अगर दावत दे दी गई है तो आई थिंक इनको एक पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम गवर्नमेंट जो है उसने बड़ा ही पॉजिटिविटी का मुजाहरा किया है, एक बड़े दिल का मुजाहरा किया है। और यकीन करें कि हमारे लिए बेहतर भी यही है कि इख्तलाफात को भुलाकर एक मेज़ पर आ जाएं, इख्तलाफात को भुला के आप सिर्फ मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के मफाद के लिए बात करें। क्योंकि इस वक्त जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो हमारी सियासी सूरत हाल है, वो इस चीज़ की बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हर पार्टी जो है ना अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ले और मुँह सुजा के दूसरी साइड पर बैठे रहे और कहे जी कि हमारी तो पॉलिसी ये है, मुल्क में ऐसा होना चाहिए, मुल्क में वैसा होना चाहिए। ऐसे मुल्क नहीं चलते। हम तो बचपन से वो यूनिटी वाली कहानी सुनते आए हैं। तो ये जो हमारे बड़े हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको हम अपना बड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क के बारे में बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, तो उन्हें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। तो जनाब, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी सूरत हाल इंतखाबात के इनेकाद को मुतासर कर सकती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खदशा जाहिर कर दिया है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस इंतखाबात वक्त पर नहीं हो सके थे। तो मज़ीद उनकी क्या गुफ्तगू थी वो ज़रा आपको सुनवाते हैं। साहब, ये जो सिक्योरिटी हाल है ये इंतखाबात के वक्त को मुतासिर कर सकती है? देखिए, ये फैसला तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने ही करना है, लेकिन इसकी अगर मैं ये कहूँ कि गुंजाइश मौजूद है कि ऐसा ही एक वाकया जो है 2007 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनजीर तो उस पर फिर वो इलेक्शन जो है वो फिर मुकर्रर वक्त में नहीं हो सके थे, बल्कि वो फिर डिले होकर फिर उसके बाद हुए। चलें जी, अब आपको बताएं कि नसरीन जलील, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार को एमक्यूएम राबता कमेटी का सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनियर बनाने का फैसला किया गया, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील और मुस्तफ़ा कमाल को राबता कमेटी का सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। एमक्यूएम की जानिब से बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। अच्छा देखिए, हर पार्टी में ना एक चेंजिंग हम देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो हर पार्टी जो है थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां लेकर आती है और कुछ पार्टीज में तब्दीलियां खुद ब खुद हो जाती हैं। जैसे कि नून लीग में हमने देखा कि शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक झटका दिया और उन्होंने जिनका ओहदा था, पार्टी ओहदा, अच्छा इसको समझने की बड़ी चीज़ है, उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने पार्टी से अलहदगी का इजहार नहीं किया है। स्टिल वो पार्ट है नून लीग का और उन्होंने ये कहा है, बरवला इजहार किया है कि मुझे अभी भी जो भी टास्क दिया जाएगा मैं उसको पूरा करूँगा। बट एक जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कि मैं मरीम नवाज़ साहिबा के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ एक गुफ्तगू कर रही थी मीडिया टॉक में, उन्होंने ये कहा जी कि मैं खुद जाऊँगी शाहिद हक़ान अब्बासी के पास। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके वालिद साहब ने उन्हें एक टास्क सौंपा था जब वो आ रही थी लंदन से पाकिस्तान कि जी आपने जाकर शाहिद हक़ान अब्बासी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करना है। अब देखते हैं जी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं या नहीं, जो शाहिद हक़ान अब्बासी का मुतालबा है या मुतालबात हैं वो माने जा सकते हैं या नहीं, या हम वही कंडीशन देखेंगे यहाँ पे जो कि हमने चौधरी निसार के टाइम पे देखी थी कि वो बिल्कुल साइड पे हो गए थे। अभी भी उन्होंने ऑल्दो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, किसी से वाबस्तगी का वो इजहार नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके
उनकी नाराज़गी सबके सामने है। सो मुस्लिम लीग नून अगर धड़ेबंदी का शिकार हो जाती है तो ये उनके लिए एक बड़ी मुश्किल चीज़ होगी आगे आने वाले इलेक्शन में, जिसके बारे में हमने देखा कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं जी कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से शायद इलेक्शन डिले हो सकते हैं या मौजूदा जो हमारे हालात है उसकी वजह से अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इसार राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। इसार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, इस वक्त सबसे पहले जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है ना, उस हवाले से मैं आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ। इलेक्शन करीब में तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारे तौर पर एक पर्सनली हमारा एक ओपिनियन यही है कि जल्द इलेक्शन हो जाना या वक्त पे इलेक्शन हो जाना आई थिंक मुल्क के मफाद के लिए अच्छा है। आप क्या कमेंट करेंगे? बात यह है कि पूरी दुनिया में एक असूल जो है वो तस्लीम किया जाता है, और वो ये है कि जो जमहूरियतें हैं और जमहूरी निज़ाम है उनकी बुनियादी इकाई जो है वो इंतखाबात है। और इंतखाबात जो है वो एक ऐसी छाननी है जिससे छन के जो अच्छी क़यादत है वो ऊपर आती है। और ये भी एक यकीन रखा जाता है, गुमान रखा जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो अवाम है वो अपने लिए खुद अपने रहनुमा मुंतखब करते हैं। जी जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंतखाबात होने से, और मौजूदा पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें ज़रूरत एक ऐसे हुकूमत की है जो पूरा मैंडेट लेके आए। अच्छा। और फिर उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, और वो फिर उस मैंडेट को सामने रखते हुए जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए फैसले कर सके। सही। तो इंतखाबात तो होने चाहिए, और ये तो कोई जवाब ही नहीं है कि जी क्योंकि दहशतगर्दी हो गई है और बढ़ गई है। आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो आप बहुत सारे खदशात को खुद जन्म दे रहे होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप सब एक ही तरह की बात कर रहे हैं, एक ही अंदाज में बात कर रहे हैं। तो फिर ये बात तो तय थी कि अब से कुछ दिन पहले जब दहशतगर्दी नहीं थी तब भी पूरे पाकिस्तान में ये तो सोच बढ़ रही थी कि ये इंतखाबात नहीं कराएंगे और ये इंटरम सेटअप तवील होता जाएगा। जी जी, सही। अच्छा इसार साहब, वही बात है ना कि अगर आपने कहा कि सब लोग एक ही तरह से बात करें तो फिर जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर सवाल भी उठता है। अच्छा, हमने देखा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और अहम कौमी चैलेंजेस पर सियासी कायदीन को एक टेबल पर बिठाने की बात की जा रही है, जिसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा दिल करके एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि खान साहब को भी बुलाया गया है, उन्हें भी जो है दावतनामा इरसाल हो चुका हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको कि खान साहब शिरकत करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता खान साहब अपनी सेहत के वो बना के जवाज बना के वो नहीं आएंगे कि जी मेरे पाँव में चोट है, मैं चल नहीं सकता और इस तरह का। मुझे मेरी ज़ाती जो सख्ती कैलकुलेशन है वो ये कि खान साहब नहीं जाएंगे। अच्छा। लेकिन मैं पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जरूर जाए। बिल्कुल। ये ना तो ये शहबाज शरीफ का मसला है, ना ये मरियम नवाज का मसला है, ये हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की बका का मसला है और इसमें कोई जाती मसलहत नहीं होनी चाहिए। हमें एक पाकिस्तानी कौम की तरह सोचना चाहिए। और खान साहब को भी इस वक्त गेंद शहबाज शरीफ साहब ने उनके कोर्ट में फेंक दी है और खान साहब को जो है अब क्या कहते हैं इस बात को समझना चाहिए कि वो कौमी लीडर है। बिल्कुल। और कौमी लीडर जो है वो अपनी अनाओं को बालाए ताक रख के कौम के लिए सोचते हैं। सही। लेकिन इसार साहब, कौमी लीडर या हम ये कहें कि जो शख्स अवाम के बारे में सोचता है वो ये कैसे पॉजिटिविटी शो करेगा कि एक चीज़ का वो हिस्सा बन जाए, जबकि बारहा वो हमें ये कहता नज़र आता है कि जी मैं इन लोगों के साथ एक टेबल पर बैठ के बात भी नहीं कर सकता जब तक इनके जितने भी केसेस हैं वो हल नहीं हो जाते। अब तो खान साहब खुद केसेस के शिकंजे में है। देखिए, बात ये कि जो बात खान साहब कहते हैं माजी में और ये वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दोनों में बहुत फर्क है जी। और फर्क ये है कि वो इलेक्शन वो मुज़ाकरात होने हैं जब गुफ्तगू है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान, जबकि ये जो कॉन्फ्रेंस 7 को तलब की गई है ये कोई पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर नहीं है, ये तो कौमी एजेंडे के ऊपर है और कौम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से है। तो खान साहब का जो आवाज है वो यहाँ बनता नजर नहीं आता। लेकिन खान साहब को आपको याद हो माजी में जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी
नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत होने वाले इजलासों में, जिसमें अपोजिशन को बुलाया गया था, खुद शिरकत नहीं की थी। सही। तो डोंट थिंक सो वो अब भी जाएंगे। सही। अच्छा इसार साहब, अगर ज़रा हम नून लीग की पोजीशन की बात करें तो उन्हें सियासी महाज पर भी चैलेंजेस का सामना है, मुआशी लिहाज से भी उनको बहुत ज़्यादा सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा अब सिक्योरिटी मामलात पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तो नून लीग किस जगह पर स्टैंड करती है? आपको नहीं लगता कि एक बंद गली में चली गई है, एक पार्टी पर इतना बोझ आ गया है, फिर इलेक्शंस की बाज़गश्त है, अवाम के पास ले जाने के लिए इनके पास क्या है? क्या लग रहा है कि नून लीग किस जगह पर स्टैंड कर रही है? देखिए, बात ये है कि जो कुछ भी अब हो रहा है, ये नून लीग ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। उसे ये पता था कि मुश्किल फैसले, कड़वे फैसले होने हैं और फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन वाइस वर्सा उनको ये नजर आ रहा था कि अगर ये करेंगे तो साथ साथ जो हमारे पे तलवारें लटकनी है मुकदमात की, वो खत्म हो जाएगी। और वो उन्होंने कर ली। आहिस्ता 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 तमाम मुकदमात से वो बरी होते जा रहे हैं और उनके ऊपर से वो तमाम जो नैब केसेस और दीगर थे वो खत्म होते जा रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी स्टेम ख्वाहिश थी, जो वो पूरी हो रही है उनकी। और रही बात ये कि उतना बोझ उठा सकते हैं या नहीं, तो बात ये है कि ये इस जोके ही नहीं है कि कोई बोझ उठाए। ये तो बोझ कहीं और उठा हुआ है, चले जा रहा है। अदरवाइज तो ये कि मुझे बताएं कि इनके पास अवामी हुकूमत चलाने का कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन इट इज राइट, चल रहा है और वो चला रहे हैं और अपने जितने भी उनके मुश्किलात कांटे हैं रास्ते के, वो चुन रहे हैं। और यही वो चाह रहे थे कि उनके ऊपर से ये सब चीजें खत्म हो जाएं। रह गई ये बात कि जी अब वो गलत बुरा डिसीजन, जो सख्त डिसीजन लेंगे तो उनके ऊपर पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने अगली स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अब मरियम बाहर आएंगी और मरियम आके इमरान खान को, एस्टेब्लिशमेंट को, साकिब निसार को बुरा भला कहेंगी और इस मुल्क की तबाह जिम्मेदार करार देंगी। मीडिया उनके साथ मिलेगा जो है, और ये सारा कुछ मिल के जो है एक नैरेटिव डेवलप करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे। अच्छा। फिर जब माहौल जरा अच्छा हो जाएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ले आएंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे, शेर दे नारे बजनगे और फिर जनाब अली सारा कुछ करके वो तब तक इमरान खान पे इतने केसेस बन जाएंगे कि इमरान खान साहब को अपनी पूछना रहे। और फिर किसी एक केस में चुनीद ये है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। सही। इसार साहब, पिक्चर आपने बड़ी जबरदस्त ड्रॉ की है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में मुझे जरा ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ पर है? जरदारी साहब बहुत खामोशी के साथ साइड पे बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू ना, कि वो सब कुछ देख रहे हैं और खामोश हैं। वो मोहरे सारे वो बिठा चुके हैं, शायद सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद भी वो हमें वो एक्टिव इत्तेहादी नज़र नहीं आ रहे जो कि शायद उन्हें होना चाहिए था। देखिए, बात ये कि जो आपने ये बात की ना इत्तेहादी की, तो पीडीएम की में जो बाकी जमातें थी, क्या पिछले 6 माह में आपने किसी पीडीएम के रहनुमा का अदर देन मौलाना फजलुर रहमान कोई एक बयान भी सुना? अचकजई कहाँ है, बाप कहाँ है, इवन एम के इत्तेहादी थी वो कहाँ है? पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी भी नहीं है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। सॉरी, इत्तेहादी तो है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो पीडीएम बाकी क़यादत है, अनस नूरानी है, कहाँ है? क्या किसी एक ने भी बयानिए का बोझ खुद उठाया आगे? क्या वो इस हुकूमत के साथ खड़ी हुई? क्या उन्होंने इस हुकूमत के फैसलों के कोई जवाब दिए? सब अपने अपने आराम से बैठ गए हैं कैमोफ्लेज करके, या इस मौके पे ये जो गंद या वो जो कुछ भी है वो उस मुस्लिम लीग नून अकेली उठाए और वो अपने आप को सेफ रखें। और रही जरदारी साहब की बात, तो जरदारी साहब को इस बात का पता है, बड़े दुख की बात है ये, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि वो जमात जो वोट के ऊपर यकीन रखती थी, अब वो इस बात पे यकीन रखती है कि हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिले और हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। यही वजह है कि पार्टी केपी में भी वो पीछे रह गई, पंजाब में भी रह गई, बलूचिस्तान में भी रह गई, सिंध के अंदर उन्होंने
है हुक्म अपना एक जमाया हुआ पॉलिटिकल कब्जा, वहां से सिम कार्ड के जरिए ही सारा कुछ। सही, ठीक है। निसार राना साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। वेलकम बैक। अब ज़रा बात करेंगे क्रिकेट की, खिलाड़ियों की बात करते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 5 फरवरी को कोयटा में होने वाले नुमाइशी मैच की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे मुजीबुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। मुजीब बताएगा सिक्योरिटी का क्या प्लान तश्कील दिया गया है, तैयारियाँ किस मरहले में पहुँची हैं? जी बिल्कुल, 5 फरवरी को पीएसएल के नुमाइशी मैच जो कि 2 हरीफ टीमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान खेला जाएगा, उसकी तमाम तर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त मैं बुक्टी स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर इस ग्राउंड के अंदर 13,000 सीटों का बंदोबस्त किया गया है जो शायकीन मैच यहाँ पे क्रिकेट देखेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्वीपिंग, सर्चिंग और दीगर जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए और अब बुक्टी स्टेडियम के अंदर किसी भी गैर मुतलका शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन यहाँ पर एक बैड न्यूज़ ये है कि शायकीन क्रिकेट जो कि अपने फैंस को देखने के लिए यहाँ पर आना चाह रहे हैं वो टिकट से महरूम है। कह रहे हैं कि हमें टिकट मुयसर नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्राउंड के अंदर जाए। ताहम जो टिकट्स हैं वो महदूद होने के बायस जो शायकीन क्रिकेट है वो काफ़ी मायूस भी है। ताहम हम देख रहे हैं कि काफ़ी पुरजोश है कोयटा के जो शायकीन, वो अपने स्टार्स को यहाँ पर अपने करीब देखकर काफ़ी जो है ना वो खुश होंगे। और 5 फरवरी को जो मैच होगा वो टाकरे का मैच होगा, जोर का तोड़ होगा। और यहाँ पर जो ग्राउंड में जो 2 हरीफ टीमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान जो मैच होगा वो शायकीन क्रिकेट उसको बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोयटा के काफ़ी जो लोग हैं वो एक तो कोयटा ग्लेडिएटर्स के ही अपने ब्रांड के फ़ैन हैं, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि लाला की वजह से पेशावर ज़ल्मी भी जो है ना यहाँ पर कम नहीं है, लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लाला भी इनके दिल में बसते हैं और कोयटा ग्लेडिएटर तो है ही अपना ब्रांड। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ शायकीन क्रिकेट जो सपोर्ट में है और दोनों टीमों के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है मैच तो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस टीम को, और सेकंड ये कि आपको टिकट्स मिली हैं, क्योंकि टिकट्स के हवाले से बहुत सारी कंप्लेंट्स थी कि टिकट्स नहीं मिल रही हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा रहा है लेकिन टिकट नहीं है। तो क्या सीन है, टिकट क्यों नहीं मिल रही है? जी जाहिर है हम तो अपने ब्रांड के फ़ैन होंगे, कोयटा ग्लेडिएटर के फ़ैन है, उसके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन जो टिकट की बात आपने की, टिकट महदूद होने की वजह से लोग मायूस लौट रहे हैं। जो टिकट है उसके 20 रुपये जो है ना वो फ़ीस रखी गई है। 20 रुपये के एवज़ उनको टिकट मिलेगा। इंतहाई कलील इसकी रकम है, लेकिन लोग जो है ना वो बहुत जोक दर जोक आ रहे हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो हम देख रहे हैं कि अब भी अलल सुबह भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट, वही से कहूँगा कि वो दिखाए ये जमा है यहाँ पर, ये गुज़िश्ता 3-4 दिन से रुख कर रहे हैं लेकिन इन्हें टिकट अब तक नहीं मिल रहा। बात करें ना मुझे उनसे पूछे ये क्या कह रहे हैं, क्या तासुरात है इनके, टिकट ना मिलने पे अफसोसदा तो उनकी चेहरे से लग रहा है। मैं बात करवाता हूँ कब से आ रहे हैं टिकट खरीदने और क्या इश्यूज आ रहे हैं? सर हम लोग जो है ना तकरीबन हमें 2 दिन हो रहे लगातार हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मखसूस नशिस्तों की वजह से हमें बहुत सारे मुश्किलात सामने पेश आ रहे थे। कल हम लोग जो है ना पूरा दिन यहाँ पर ज़लील ख्वार होकर गए। हमें अंदर से कहा गया कि भाई हम आप लोगों को सुबह 8 बजे टिकट देंगे। जब हम लोग 8 बजे आए, अभी हमें कह रहे हैं कि स्टाफ अभी तक नहीं आया है, कहते हैं कभी कि टिकट नहीं है। अभी सर हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि काइंडली हमें जल्द से जल्द आप इस सर्द मौसम में सुबह 8 बजे आए, किस लिए आए, किसको देखने के लिए आए मैच में? सर मैं जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर्स का फैन हूँ और मेरा जो है ना फेवरेट प्लेयर वाहिद मंगुलजई है। वाहिद मंगुलजई, आप किसके फैन हैं? हम जरा और भी बात कराएंगे। का फैन हूँ। आप इट्स मीन पेशावर ज़ल्मी के फैन है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि दोनों तरफ जो दोनों टीमें यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। लाला के फैन आ गए सामने। 4 दिन से खड़े, अभी तक टिकट नहीं मिला है। 4 दिन से मैं अभी 4 दिन से मैं कोशिश करूँ टिकट मिल जाए, नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं दोनों टीम की तरफ शामिल हूँ, इसलिए एक टीम की तरफ बहुत खुशी मिलेगी कि अगर मुझे टिकट मिल जाए फिर मैं इधर मैच देखने के लिए आऊँ। बहुत खुशी होगी। सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो फिल वक्त तो मायूस हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन को टिकट मिलना शुरू होता है और उनको टिकट उनके हाथ में आता है तो उनकी खुशी दीदनी होती है और वो भरपूर तैयारियों में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी SOPs बनाए गए हैं। जो DIG पुलिस है उनकी तरफ से ये वाज़ेह अहकाम है कि ना सिर्फ यहाँ पर एंट्री गेट पर सख्ती होगी, जो टिकट जिस गेट पर जिसका नाम होगा उसी
से ही एंट्री होगी। साथ ही साथ SOP के तहत जो शायकीन क्रिकेट है उनको बोतलें, पानी की बोतलें लाने का ऐसे मना किया गया है। और इसके अलावा दीगर SOPs है जिस पर स्ट्रिक्टली जो ज़िला इंतजामिया और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे वो अमल बेहद शुक्रिया मुजीब, आप हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू कर रहे थे। सो देखते ये हैं कि कौन सी टीम मैदान मारेगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। PCB ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी की सरबराही हारून रशीद करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकमल होंगे, मोहम्मद समी और यासिर हमीद शामिल होंगे, जबकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अकमल होंगे। जूनियर सिलेक्शन कमेटी में तौसीफ अहमद, शाहिद नज़ीर, अरशद खान और शुएब खान शामिल हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोचिंग पैनल क्या होगा। PCB ने कौमी टीम के कोचेस की तकर्रुरी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट आखिरकार कर लिया है। मिकी आर्थर कौमी टीम के डायरेक्टर होंगे और ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच के लिए हॉट फेवरेट हैं। साबिक कौमी ऑलराउंडर यासिर अरफात को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां देने की तैयारियां की जा रही हैं। यासिर अरफात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेवल 4 कोचिंग कोर्स कर चुके हैं। मिकी आर्थर की गैर मौजूदगी और हेड कोच का फैसला ना होने तक यासिर अरफात को ही हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अब इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि ये जो कोचिंग का मामला है, क्या लग रहा है ये हल हो जाएगा, आसानी से हल होगा या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, फिर जाके कोई हमें हल नजर आएगा? महक, हर चीज तैयार है। अच्छा, सिर्फ पर्दा उठने की देर है। ये स्क्रिप्ट जो है ऐसे ही है जिस तरह अभी आप बयान कर रही थी कि मिकी आर्थर जो है इस बार चूंकि वो तकरीबन 4-4.5 महीने इंग्लिश काउंटी डार्बीशायर के साथ उनका मुआहदा है, तो जब इंग्लिश सीजन होगा तो वो फिर पाकिस्तान टीम के साथ अटैच नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन 8-8.5 महीने साल में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। बेसिकली उन्हें कंसल्टेंट और डायरेक्टर क्रिकेट की एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। फिर उनके साथ जो पाकिस्तान टीम का मैनेजर होगा उसको चीफ ऑफ स्टाफ का नाम दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन जब मिकी आर्थर मौजूद नहीं होंगे तो जो इत्तलात है कि यासिर अरफात जो है वो फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट ऑलराउंडर है और इंग्लैंड में वो रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया जाएगा। और ग्रांट ब्रैडबर्न वो पास्ट में भी मिकी आर्थर के साथ रहे। बेसिकली 2 फॉरेनर्स और 1 पाकिस्तानी होंगे। लेकिन मसला ये कि जब मिकी आर्थर इंग्लिश काउंटी डार्बीशायर के साथ होंगे उस वक्त वो वीडियो लिंक पर और टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। देखिए, जिस तरह सियासतदान है ना, मैं सियासतदान बहुत सारे बयानात देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बात की थी। ये क्रिकेट बोर्ड में भी यही हो रहा है। नजम सेठी साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं आधा तीतर आधा बटेर इस चीज पर बिलीव नहीं करता। अगर मिकी आर्थर को आना है तो उन्हें फुल टाइम पाकिस्तान टीम के साथ आना होगा। अच्छा। आई होप कि ये नया जो फार्मूला ला रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत को तब्दील कर दे। सही है। लेकिन मेरे ख्याल में या तो उनको जब वो बात कर रहे होते हैं अल्फाज बेहतर इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आज तक पाकिस्तान में कम से कम ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में इस तरह की मिसालें हैं। श्रीलंका में हमने महिला जयवर्धने को इस तरह देखा हुआ काम करते हुए। लेकिन देखना है कि अब ये जो तजर्बा है ये पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर जो है वो तब्दील करता है। कलामी की माजरत, मुझे तो सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार लग रही हैं कि फलाना नहीं होगा तो जी फलाना आ जाएगा, वो नहीं होगा तो दूसरा बंदा डील कर लेगा। और फिर जो ऑनलाइन चीजों की बात हो रही है, डू यू रियली थिंक कि ये फॉर्मूला काम कर सकेगा? देखिए, मैं आज का तो ऑनलाइन का दौर। अच्छा। बहुत सारे दफातर में अब लोग जाते नहीं है, ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है इसमें कोचिंग, जो मेरा अपना ख्याल है, अब हो सकता है कि सेठी साहब का नजरिया डिफरेंट हो कि एक कोच जो फिजिकली ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स की टेक्निक को बेहतर करता है, उनको सिचुएशन के हिसाब से मशवरे दे रहा होता है। टीम अगर फंसी हुई है तो बहरान से किस तरह निकालना है। देखिए, मिकी आर्थर है तो बहुत बड़े कोच। पाकिस्तान के जब वो हेड कोच बने, वो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच रह चुके हैं, वो जनूबी अफ्रीका के हेड कोच रह चुके हैं। पाकिस्तान से जाके उन्होंने श्रीलंका की टीम को खड़ा कर दिया है। लेकिन ये बीच में जो डार्बीशायर काउंटी से उन्होंने 3 साल मुआहदा किया है,
वो एक पाकिस्तान की जो कोचिंग है उसकी राह में रुकावट है। लेकिन क्योंकि सेठी साहब के कंफर्ट जोन में मिकी आर्थर ही है, लिहाजा वो मिकी आर्थर को लाना चाहते हैं। हमारी भी दुआएं यही है कि वो हम सबको गलत साबित करे और मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम की इस डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा दे। सही, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अब जरा हम आ जाते हैं पीएसएल पर। हम सबको पता है कि हम सबको पूरा साल जो है ना पीएसएल का इंतज़ार रहता है, और इस दफ़ा हमने बड़ी तब्दीलियां भी देखी हैं कि सिलेक्शन में, टीम्स को ज्वाइन करने में हमारे क्रिकेटर्स ने थोड़ी जहानत का मुजाहरा किया है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं हर साल जब पीएसएल शुरू होती है तो एक चीज़ जिसका शिद्दत से शायकीन को इंतज़ार होता है, यकीनी तौर पर आपको भी होगा और मुझे भी उसका बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है कि इस साल पीएसएल का सॉन्ग क्या आता है। और लास्ट सैटरडे की मैं आपको बात बताऊं, जब नजम सेठी साहब एक तकरीब में मैं भी मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये पीएसएल जो 13 तारीख से मुल्तान में शुरू हो रही है, ये मिसाली पीएसएल होगी और ऐसी ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में शायद इससे पहले नहीं हुई हो। लेकिन बहरहाल जो 6 टीमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही है, कराची, मुल्तान, लाहौर, पिंडी में मैचेस होंगे। दुनिया के सारे तकरीबन बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कुछ खिलाड़ी जिस तरह आज रात बल्कि आज शाम को कराची में शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका निकाह हो रहा है, 9 तारीख को शादाब खान का हो रहा है, 4 दिन पहले शान मसूद की शादी हुई है। तो ये लड़के शादियां करके और निकाह करने के बाद अब पीएसएल में रंग जमाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मेला सजेगा। हम जब टीवी खोलते हैं, खासतौर पर न्यूज चैनल, तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेस वाली खबरें मिलती हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी तफरी मिलेगी इन 5-6 हफ्तों। हमारे मुल्क में ना वाहिद तफरी का जरिया जो है ना वो हमें लगता है क्रिकेट ही, और पूरा पाकिस्तान जो है डाइंग हार्ट फैन है क्रिकेट का। हम बड़ी सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, बड़ी हम दुआएं भी मांगते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, ज़रा सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कमेंट कीजिएगा। सिलेक्शन कमेटी हमने देखा कि नौजवानों को आगे लेकर आए हैं, लेकिन जो सरबराही है वो हारून रशीद के हाथ में ही रही है। हारून रशीद साहब जो है हमारे दोस्त भी है, सुनेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे। मुझे एक दिन कह रहे थे कि मैं मॉडर्न डे कोचिंग से मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए लोगों को सिलेक्शन कमेटी में लाना चाहता हूँ। मैंने कहा हारून भाई, आपकी तो 69 साल उम्र है, तो आप मॉडर्न डे की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नया तजर्बा है, नए लोग हैं, इन पे थोड़े से कुछ लोगों को रिजर्वेशंस भी हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग इन सिलेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे कि शायद ये सिलेक्शन कमेटी पुरानी जो गलतियां थी उनका इजाला कर दे। लेकिन हारून रशीद तो पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके अलावा मोहम्मद समी, कामरान अकमल, यासिर हमीद, ये सारे पहली बार सिलेक्शन कमेटी में आए। अब देखना ये है कि नए प्लेयर्स नॉर्मली जब उनको तनख्वाहें मिलती है सिलेक्शन कमेटी में तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे और वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो एक मुहावरा है उस पर काम करते हुए जो मेरिट पे जिन लोगों की सिलेक्शन होनी चाहिए उन लोगों को मौका देंगे। सही। अच्छा भट्टी साहब, मैंने जैसे कहा ना सिलेक्शन कमेटी में नौजवान खिलाड़ियों को इन करना, इसके पीछे आपको क्या सोच लगती है? क्या वो गलतियों का अजाला किया जा रहा है इनको लाना, या कोई एक नई स्ट्रेटेजी के तहत इनको इन किया जा रहा है? देखिए, मैं हर दौर में ऐसा होता है, आज भी वो हो रहा है कि हम ख्याल लोग जो है वो इन पोस्टों पर आते हैं। मुझे और आपको वो कभी सिलेक्शन कमेटी में नहीं रखेंगे। वो अपने जो दाएं बाएं लोग होते हैं, या जो बाज दफा कुछ लोग प्रेशराइज करके भी अपने असर रसूख के जरिए भी सिलेक्शन कमेटी में आते हैं। लेकिन हमें मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि ये जाहिर है कामरान अकमल के अलावा यासिर हमीद ने हालांकि अपने टेस्ट डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई हैं, मोहम्मद समी भी अच्छे बॉलर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में ये पहली बार आए। बाज दफा ये होता है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा सिलेक्टर, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सही है। लेकिन कामरान अकमल तो लास्ट ईयर तक पीएसएल खेल रहे थे। मोहम्मद समी आज भी एक टीम के साथ बैंकॉक गए हुए टेप बॉल क्रिकेट खेलने। यासिर हमीद भी क्रिकेट में एक्टिव है। अब देखना है कि जब इंसाफ का तराजू उनके हाथ में आया है, माजी में कामरान अकमल
यासिर हमीद, मोहम्मद समी को मैंने कम देखा है। ये टेलीविजन चैनल पर बैठ के सिलेक्शंस के जो मामलात थे उन पर बातें करते रहे हैं, उन पर क्रिटिसिज्म भी करते रहे, उनकी गलतियों की भी निशानदेही करते रहे। लेकिन अब देखना है कि जब वो खुद इस पोस्ट पर आए हैं तो क्या वो अहल खिलाड़ियों को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। सही, ठीक। अच्छा भट्टी साहब, एक और मामला है, एशिया कप कहाँ होगा? अब इस मामले को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि नजम सेठी जो है वो आज बहरीन रवाना हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप ये फैसला हो पाएगा कि पाकिस्तान में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके मुखालफीन भी बहुत सारे होंगे, इंडिया भी आएगा खेलने के लिए, और फिर आपको पता है जो वहाँ पे सियासी लोग हैं, स्पेशली जो मोदी की पार्टी है और जो उनकी सोच है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि वो एक जेंटलमैन खेल को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं या फिर अपने मामलात के लिए, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि 6 जनवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नजम सेठी साहब के एक यूट्यूब पर इंटरव्यू के जवाब में कहा था कि 2023-24 का जो एशिया कप कैलेंडर है वो हमने अप्रूव कर दिया और जो पाकिस्तान में एशिया कप है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होना है। लेकिन अब जो कल मीटिंग हो रही है बहरीन में 4 तारीख को, उस मीटिंग के एजेंडे में एशिया काउंसिल का 2023-24 का कैलेंडर है। इसका मतलब वो अप्रूव नहीं हुआ था कैलेंडर। ये जय शाह जो भारत के वजीर दाखिला है, अमित शाह उनके बेटे हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है। देखिए ये बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं उसका अक्स हमें नजर आ रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जाकर एशिया कप ना खेले, पाकिस्तान मेजबान रहे, लेकिन ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर हो। जिस तरह लास्ट ईयर श्रीलंका ने अपना टूर्नामेंट यूएई में करवाया था, 2018 में इंडिया ने अपना टूर्नामेंट यूएई में करवाया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सितंबर में इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या अक्टूबर में पाकिस्तान इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा? क्योंकि ठीक 1 महीने बाद इंडिया ने मेजबानी करनी है 50 ओवर के वर्ल्ड कप की। तो यहाँ हमारे फॉरेन ऑफिस का भी काम बनता है कि फॉरेन ऑफिस क्रिकेट बोर्ड को क्या रहनुमाई करता है। नजम सेठी साहब उनकी भी सलाहियतों का इम्तिहान है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग मीटिंग होगी। सही, ठीक है भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सो लेट्स सी कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल तो हर किसी पे फीवर सवार होगा पीएसएल का, और हर किसी की कोशिश होगी कि टिकट्स मिल जाएं और स्टेडियम में जाकर हम मैच देखें। अच्छा जी, अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे मजीद बातें करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा आपकी हेल्थ से मुतालिक बात करते हैं। हमारे घुटने यानी हमारा जो नी एरिया है, हमारी पूरी बॉडी का वेट बर्दाश्त करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनका ख्याल रखा जाए। उन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कमज़ोर घुटने दर्द, तकलीफ़ और चलने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। ना सिर्फ चलने बल्कि उठने बैठने में भी। यानी अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, स्पेशली वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर एक टाइम आता है कि वो बैठ के नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर शुरू में ही आप इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो आगे आने वाले वक्त में ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बोन्स के लिए बड़ा अच्छा होगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमरीन फरहान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे बताएं कि स्पेशली मैंने ख़वातीन में ये बड़े मसले देखे हैं कि जी, और एज के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ एज आपके अंदर ये बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है। तो ये क्या मसला होता है कि स्पेशली मुझे पहले वो बताएं कि आप उठते बैठते हैं तो घुटने चटकना शुरू हो जाता है, एक आवाज़ आती है आपके घुटनों में से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को बहुत एहसन तरीके से बनाया है। तो अगर हमें कोई पेन हो भी रहा है तो हमें घबराना नहीं चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। ठीक है, पेन हमारी बॉडी में एक ऐसा गार्ड के तौर पे एक्ट करता है। जैसे अगर हमें कहीं डैमेज हुआ है, कोई प्रॉब्लम किसी बॉडी पार्ट में आ रही है तो हम सबसे पहले हमें पेन होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हमें पेन ही ना हो तो हमें डैमेज होता रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा। तो पेन से घबराना नहीं चाहिए। पेन है, डेफिनेटली आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ डैमेज हो रहा है, तो आपने उसको टेक केयर करनी है। ठीक है, अगर माइल्ड पेन है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, कुछ हल्की फुल्की पेन मेडिकेशंस ले सकते हैं। लेकिन अगर पेन आपको 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है देन यू नीड टू सी सम डॉक्टर। ओके, ठीक है। अगर आपने खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी कुछ लोग कर लेते हैं
शॉर्ट कोर्स आप ले सकते हैं, हफ्ता ले लीजिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है देन यू नीड टू सी एन ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए और फिर देखें कि मसला कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये क्यों होता है? देखिए, नी पेन हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। सबसे पहले तो जो जॉइंट बनता है 2 बोन्स के आर्टिकुलेशन से बनता है, ठीक है। अगर और उसमें आर्टिकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोन्स आपकी सही नहीं है, उसकी वजह से पेन आ सकता है। फिर आपकी बॉडी एक सिमेट्री में है, यानी कि हमारी मिड लाइन जो स्पाइन होती है उसके साथ साथ दोनों जैसे 2 आइज़ हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, तो इस तरीके से हमारी बॉडी एक सिमेट्री में है। अगर आपकी बॉडी की सिमेट्री आउट हो रही है, कहीं एक तरफ आप झुक रहे हैं या किसी वजह से आपकी बॉडी की सिमेट्री ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी जॉइंट पेन आ सकता है। फिर उसके साथ साथ आपके जो जॉइंट्स बनते हैं उसमें कुछ लिगामेंट्स होते हैं, जिसे हम उर्दू में रस्सियाँ भी कह सकते हैं या कवरिंग भी कह सकते हैं। वाइट टाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के जॉइंट्स में, अगर उनमें कोई डैमेज हुआ है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी नी पेन आ सकता है। फिर इसके साथ साथ ये है कि जो जॉइंट्स के ऊपर मसल्स की कवरिंग है, जो हमारे मसल्स भी एक बैलेंस में है। सारे मसल्स बैक से स्टार्ट होके, जैसे सपोज हम नी की बात करें तो बैक से स्टार्ट होके नी तक मसल्स आते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है मसल्स में तो उसकी वजह से भी पेन आ सकता है। फिर इसके अलावा अगर आपकी बोन्स ही वीक है, जैसे ओल्ड एज में होता है, उसकी वजह से भी पेन आ सकता है। एज जैसे हमने बात की ना कि ओल्ड एज में, लेकिन मैंने आजकल बहुत सारी यंग खवातीन को भी देखा है कि अच्छा ठीक है, आपके 1 बच्चा है, 2 बच्चे, तो वो हमारी तो माएँ कहती हैं कि हमने तो 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर लिए, 1-2 बच्चे पे तुम लोगों की हालात। तो वो खवातीन जो हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, लाइक आप 30+ पे जब आप चले जाते हैं तो ठीक है कि आपकी एज अब बढ़ना शुरू हो गया, आप ढलने की जानिब आना शुरू हो गया, लेकिन उस पॉइंट पे ही आपकी नी में पेन है, आपके जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो गई है, आपकी हड्डियां उतनी एक्टिव नहीं है जितनी एक्टिव होनी चाहिए। ये क्या है कि आपका डाइट इनटेक वैसा नहीं जो होना चाहिए, या फिर कोई कैल्शियम की कमी है? देखिए, न्यूट्रिशनल चीज़ तो एक चीज़ है ना कि अगर आप में कैल्शियम, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, चाइल्ड बेयरिंग एज में अगर ख़वातीन मिल्क इनटेक नहीं कर रही हैं, फीडिंग मदर्स हैं, वो दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती, सप्लीमेंट्स नहीं लेती, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, उसकी वजह से बोन पेन्स आते हैं। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन को या मर्द हजरात को भी ज़रूरी नहीं कि यही प्रॉब्लम हो, अगर उनकी बैक में प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी नी पेन आ सकता है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही वाली बात है कि आप जाके डॉक्टर से इवैल्यूएट ज़रूर करें, कंसल्ट करें कि आपको पेन आ कहाँ से रहा है। आया वो आपकी बैक से आ रहा है, आपकी नी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, या आपकी बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर ही चेक कर सकता है कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और उसको किस तरीके से ठीक करना है। ठीक है, बाज़ों का जैसे आपने बताया कि यंग लोगों में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यंग लोगों में ज़्यादातर रीज़न बैक से होती है। ठीक है, अगर आपके बैठने का पोस्चर सही नहीं है, ख़वातीन में अगर डिलीवरीज हुई हैं, सी सेक्शंस हुए हैं, उसके बाद सर्जरी के बाद स्पाइन में ट्रॉमा हो जाता है, लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप आधा हिस्सा बॉडी का बेहोश रखते हैं तो उसकी वजह से बैक के मसल्स और लिगामेंट्स लूज़ हो जाते हैं। सही। उसके बाद आफ्टर इफ़ेक्ट्स आने शुरू होते हैं, उसकी वजह से बैक पेन आता है, बैक पेन से नी पेन आते हैं। सही। तो चटकने वाली जो बात आप कर रही हैं वो बेसिकली मसल स्टिफनेस होती है। अच्छा। जो हमारी जॉइंट में अगर हम नी की बात करें तो सेंट्रल में एक सेंट्रल बोन होती है छोटी वाली, जिसको हम पेटेला कहते हैं, या इसको आगे की छोटी बोन भी कहा जाता है। तो वो उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती। अगर आपके मसल्स टाइट हैं तो वो सेंटर में मूव नहीं कर रही होती। तो जब आप बेंड करते हैं तो वो स्लिप करके आउटसाइड पे जाती है, और फिर जब आप स्ट्रेट करते हैं तो वापस सेंटर में आती है। अच्छा। तो वो जो फ्लिपिंग होती है उसकी वजह से वो मूवमेंट में पेन आ रहा होता है। तो बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हुआ? मसल स्टिफनेस की वजह से, यानी कि आप बैक के मसल्स अगर आप स्टिफ हैं तो उसकी वजह से नी में क्लिकिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड और बाज़ औक़ात स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें कॉमन होती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हमें देखनी होती है कि पेन का ओरिजिन हो कहाँ से रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है नी कैप का चेंज होना, ये क्या प्रोसेस है? ये मतलब किस तरह से होता है, और क्या इसमें पूरा का पूरा आप चेंज कर देते हैं, या ये क्यों होता है? देखिए, ये तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है। नी कैप या नी रिप्लेसमेंट एक बहुत मेजर सर्जरी होती है। अच्छा। जिसमें आपकी जॉइंट की सरफेस को चेंज किया जाता है। अच्छा। मेटल का आप कवरिंग चढ़ा दी जाती है। नी कैप जो छोटी वाली बोन होती है उसके ऊपर भी, और टिबिया और फीमर बोन भी होती है उसके ऊपर भी। लेकिन देखें, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें
हमारे पास अगर हम 100 पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें से 4 या 5 मरीज़ों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उससे ज़्यादा 95% जो पेशेंट्स हैं बगैर सर्जरी के ठीक हो सकते हैं और हो भी जाते हैं। तो उसमें ये सबसे पहली बात यह है ना कि इवैल्यूएट करवाएं कि मसला क्या है। अगर आपकी नी में ही प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, अब तो हमारे जॉइंट्स ख़राब हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ है कि आप डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करवाएं कि प्रॉब्लम कहाँ से है। ज़्यादातर लोगों में किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है, आप कुछ मेडिसिन लें या उसके बाद अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा तो फिर इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। इंजेक्शंस भी लगते हैं जी। अच्छा, इंजेक्शन भी बहुत सारी तरह के होते हैं, लोग स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा लेते हैं ज़्यादातर। इवन अब तो जीपीज़ भी लगा देते हैं, लेकिन स्टेरॉइड इंजेक्शन टेम्प्रेरी रिलीफ देता है। बेसिकली स्टेरॉइड क्या करता है, अंदर जाके इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती किस वजह से, कोई डैमेज हुआ है अंदर तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया, आप स्टेरॉइड लगवा लें तो वो आपके अच्छे सेल्स के साथ साथ आपके डिजीज़ वाले सेल्स के साथ अच्छे सेल्स को भी डैमेज कर देता है। सही। और फिर वो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। ठीक है, 1 महीने 2 महीने के बाद आपको दोबारा से पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आपका डैमेज तो हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है कि आप ना लगवाएं, अवॉइड किया जाता है कि आप ये इंजेक्शंस ना लें। ओके, तो अननेसेसरी स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए। और उसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको अब अवेल कर सकते हैं। जैसे मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ उसमें PRP ट्रीटमेंट्स हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोलोथेरेपी है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को रीजनरेट कर देती हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हमें लिगामेंट्स को रीजनरेट करना है तो हम प्रोलोथेरेपी करते हैं। प्रोलोथेरेपी में एक लिगामेंट में आप इंजेक्ट करते हैं। ओके, और उसमें कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं होती, या तो हम मरीज़ का ही ब्लड यूज़ करते हैं या हम हाई कंसंट्रेशन शुगर के इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई एडवांस प्रॉब्लम है तो उसके लिए फिर हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, घुटनों के दर्द के हवाले से हम ये क्या समझे कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग स्टेज क्या होती है? देखिए, अलार्मिंग स्टेज ये है कि अगर सपोज़ कि आपको कोई स्पोर्ट्स में इंजरी हुई है, आपका नी स्वेलअप हो गया है, ठीक है, आप चलते चलते ट्विस्ट हो गया, गिर गए सीढ़ियों से, आपका स्वेलअप हो गया, तो बात स्वेलिंग तो 2-3 वीक्स में सेटल हो जाती है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये ठीक हो गया तो प्रॉब्लम हल हो गई। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात अंदर डैमेज हो जाता है, जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, मेनिस्कस होता है, लिगामेंट्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और वो फिर अगर आप उसको उसी स्टेज पे ट्रीट ना करवाएं तो वो फिर आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको इवैल्यूएट ज़रूर करवाएं कि आपका डैमेज कितना है अंदर। उसको अर्ली स्टेज पे आप उसको डील करवा सकते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया PRP ट्रीटमेंट्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और अपने जॉइंट्स को बचा सकते हैं कि आप अपने रिप्लेसमेंट्स की तरफ ना जाएं, जॉइंट रिप्लेसमेंट। अच्छा डॉक्टर साहबा, अक्सर हमने देखा कि जो लोग वेट ज़्यादा गेन कर लेते हैं मोटापे की वजह से, उनको भी थोड़ा नी इशू होता है, तो वो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं? पहले तो जाहिर सी बात है रिकमेंडेशन ये आती है कि आप अपना वेट लॉस करें, अपना वेट कम करें, लेकिन वेट बढ़ने से ना सिर्फ घुटने बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियां आपके आपको घेर लेती हैं। तो जो ये एक चीज़ है कि आपके घुटने इफेक्ट होते हैं या आपके पाँव स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, ये क्या है? देखिए, इसमें भी यही चीज़ है, अगर हमारी बॉडी का लोड नी जॉइंट्स बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी जॉइंट्स की कैपेसिटी या स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम उन पे लोड डालेंगे, डेफिनेटली वो डैमेज होंगे। तो पहली बात तो ये कि वेट रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है, ताकि आपके जो मसल्स हैं नी के इर्द गिर्द वो आपके स्ट्रॉन्ग रहें। कुछ क्वाड्रिसेप मसल होता है आगे की तरफ, पीछे हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं, अगर आप उनको स्ट्रेंथन कर लें तो वो आपकी बॉडी का लोड बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज रूटीन में आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपनी बैक को ठीक रखें। बाज़ औक़ात बैक पेन ज़्यादा होता है लोगों को, उसकी वजह से अगर नी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी देखना पड़ता है कि बैक से आ रहा है क्या। बैक पेन का नी से क्या मतलब, हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको बैक पेन है, लाइक, अच्छा मैं इसकी मिसाल ऐसे देना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि जिन डिस्क में गैप आ गया है, या वो सरक गई है, ये कुछ ऐसा, या फिर बहुत सारी खवातीन होती हैं जिन्हें आफ्टर सी सेक्शन बैक पेन होती है। तो अगर आफ्टर सी सेक्शन आपको बैक पेन है तब भी ये इंडिकेट होता है कि अच्छा ये दर्द आपके घुटनों तक जा सकता है।
देखिए उसमें डायग्नोसिस तो हम लोग ही करेंगे ना। डॉक्टर्स ने डायग्नोस करना होता है कि पेन आ कहाँ से रहा है। अच्छा। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे सी सेक्शंस के बाद जो पेन्स होते हैं उसमें आपके लिगामेंट्स का पेन होता है। वो आपके जो छोटे मोहरे हैं स्पाइन के, उनको जो लिगामेंट्स ने जोड़ा हुआ बाइंड किया हुआ है, वो अगर लूज़ हो गए तो आपकी जो नर्व्स निकल रही हैं डिस्क के पास से, स्मॉल नर्व्स निकल रही होती हैं, वो फुट तक जा रही होती हैं। अगर उन पे प्रेशर आ गया, वो लूज़ हैं और उसकी वजह से उन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है नी जॉइंट को भी जो इस नर्व सप्लाई आ रही है वो आपको बैक से ही आ रही है ना। आपकी L3-4 की जो नर्व है बैक में, वो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। अच्छा। ठीक है, अगर आप उस नर्व पे प्रेशर है तो आपको डेफिनेटली नी पेन होगा। अब वो प्रेशर किसी वजह से भी हो सकता है, आया आपके लिगामेंट्स लूज़ हैं, आया आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, या आपको कोई और बोन की डिजीज़ है, तो इन सारी वजूहात की वजह से आपके उस नर्व पे प्रेशर आएगा। L3-4 की जो नर्व है, जब वो नर्व प्रेस होगी तो डेफिनेटली वो जिस जॉइंट को सप्लाई कर रही है, जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है, उनमें पेन आएगा आपको। ठीक है, चलें जी, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद थी। क्या करें अपने लिए, और देखा करें कि कोई भी एक पेन जो कि आपको हिट करी है उसकी हिस्ट्री क्या है। फ़ौरन से दवाइयाँ खुद ना लेना शुरू कर दिया करें, डॉक्टर के पास जाया करें। खुद डॉक्टर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, और जो हमारी कराची की ख़वातीन हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है सिंध गवर्नमेंट ने। हमें पता है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मसले हल होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा है जी कि ये जो मसले हल हुए हैं, इन मसलों की वजह से ख़वातीन, बल्कि हर कोई जो है वो थोड़ा रिलैक्स हुआ है। पहले ग्रीन लाइन, फिर पीपल्स बस सर्विस, अब हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। ख़वातीन इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये बस जो है ये कैसी है अंदर से, इसमें सफ़र मैंने किया, मैंने लोगों से बात की, ख़वातीन से जाना कि वो कितनी रिलैक्स है, तो ये सारा कुछ आपको दिखाते हैं। कराची में वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऐसा मसला है जिसका हर कोई हल ढूंढता नजर आता है। लेकिन हमने देखा है कि सिंध गवर्नमेंट ने इसके लिए अब इक़दाम करना शुरू कर दिए, स्पेशली ख़वातीन। मेरी वो बहनें, वो माएँ, वो बच्चियाँ जो कि सुबह के वक्त निकलती थी नौकरी के लिए, तो एक सबसे बड़ा मसला ये रहता था कि उनके लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं थी। कभी कभी वो घबराती थी भरी हुई बस में सफ़र करने से, कभी कभी उनको सीट नहीं मिलती थी, कभी बस आती थी तो भरी होती थी और वो जो बस स्टॉप है वहाँ पर इंतज़ार करती रह जाती थी। लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा। हुआ ये कि कराची में पिंक बस सर्विस जो है वो चलना शुरू हो गई है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इसमें सिर्फ ख़वातीन सफ़र करेंगी। ज़रा बस के अंदर का विज़िट करते आ जाएं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ मेरे कैमरामैन ज़रा अंदर आएँ और वो आपको व्यू दिखा सकें कि दोनों जानिब जो हैं वो सिर्फ ख़वातीन हैं, और ख़वातीन के बैठने का बड़ा प्रॉपर निज़ाम है यहाँ पर, प्रॉपर इंतज़ाम है यहाँ पर, एसी यहाँ पर लगा हुआ है। सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बहुत कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रही हैं। अच्छी है माशाल्लाह, बस सर्विस अच्छा चलाया, गाड़ी अच्छी चला रही है, एसी भी लगा हुआ है। किराया कितना है? किराया नहीं है। नहीं। ये देखें, अच्छा 7 दिन के लिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो भाई 7 दिन के लिए किराया नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है 50 रुपये किराया है। और 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कोई किराया नहीं है। 2 जो हैं वो खुसूसी अफराद के लिए सीट्स बनाई गई हैं। जब से ये गाड़ी स्टार्ट हुई है ना तब से सहूलत हो गई, काफ़ी सहूलत। हाँ, बहुत। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ यहाँ पर ये है कि जब ये बस आपको रवां दवा नज़र आएगी ना सड़क पे, तो एक खुशी का एहसास होगा। वो एहसास क्या होगा जी कि हमारी जो माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं, बड़े महफूज माहौल में काम के लिए जा रही हैं। क्योंकि कुछ ख़वातीन सिर्फ इसीलिए काम नहीं कर पाती थी कि आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला होता था उनके लिए, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। फिर ऐसी बसेस होती थी जिसमें मर्दों की तादाद ज़्यादा होती थी और ख़वातीन जो है वो तो बेचारी या तो खड़े होकर जाती थी या अगली बस का वो इंतजार करती थी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इवन कि मेरी सिस्टर अपनी गाड़ी खड़ा करके घर पे और जी मैं अपने स्टॉप पे मैंने खड़ी किया, मैंने कहा बस अभी यूं घूम कर आती हूँ। तो और भी माएँ हैं और भी बहनें। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसी हैं? अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हम जोड़िया बाज़ार जा रहे हैं। हमने कहा चलो ये फ्री सर्विस है 6-7 दिन के लिए, तो हमने कहा चलो घूम के भी आते हैं, सौदा भी ले लेंगे। इतनी महंगाई में बहुत अच्छा है और इसमें सफ़र करने में भी मज़ा आ रहा है, कोई वो नहीं है, वरना धक्के खा के जाते थे। हाँ, शुक्र। फाइनली मैं हूँ बस ड्राइवर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। कैसा महसूस करें, इतनी खवातीन को लेके जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, सबकी खिदमत कर रहे हैं हम। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि हमारे पाकिस्तान में ये सोचा गया और किया गया, उस पर अमल हुआ, हमारी लेडीज़ को भी रोज़गार मिला, हमें भी रोज़गार मिला। इट्स रियली वेरी ग्रेट कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक जो है ख़वातीन को इतनी ज़बरदस्त सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ज़रा और हम ज़रा पीछे चलते हैं, वहाँ पर ख़वातीन क्या सोचती हैं उनसे जानते हैं। आ जाएं ज़रा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट्स ओनली फॉर लेडीज़। ये सबसे अच्छी बात है कि कंफर्टेबल फील कर रही हूँ बिल्कुल। अच्छा, एक बच्ची भी मौजूद है बड़ी प्यारी सी, उनसे हम जानते हैं कि कहाँ जा रही हैं। मैं ज़रा बैठ जाती हूँ, गिर ना जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? अवामी वर्कर्स। क्या करने जा रही हो? घूमने। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना एक्साइटमेंट में आके घूमने जा रहे हैं। एसी में बैठ के मैं जा रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्सीलेंट। ये बस बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बच्चों के साथ इजीली हम लोग फील करते हैं और इजीली हम लोग चले जाते हैं। ये जो बस सर्विस है, पिंक बस सर्विस, ये बड़ी महफूज है क्योंकि उसमें बच्चे उनके साथ इजीली बैठ सकते हैं, उसमें वो उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते। आपने हमारे कैमरे के थ्रू देखा होगा कि ख़वातीन के बैठने की अच्छी खासी गुंजाइश है। फिर जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है, किराया बहुत कम है, रूट्स बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव बनाए गए हैं। तो कराची की वो माएँ, वो बहनें जो कि सफ़र करती हैं, काम के हवाले से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और सिंध गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करने के बारे में भी सोची है। इट्स वेरी गुड कि जब हमारी आवाम, स्पेशली हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए सोचा जाता है तो फिर उनके दिलों से दुआएं निकलती हैं। चलें जी, अब जो ख़वातीन अभी सिर्फ सैर के हवाले से आप बैठना चाहती हैं इस बस में, वो ज़रूर जाएं, विज़िट करें। सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर बैठ के, मैंने बहुत कंफर्टेबल ख़ुद को महसूस किया। और यकीनन जो ख़वातीन बैठेगी उसका जो फीडबैक होगा वो यही होगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि दुनिया के कई ममालिक में बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग के ज़रिए रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। ये मछली पालने का जदीद तरीका है जिसमें कम पैसों में भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। शयाद सलीम ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। मछलियों को पालने का जदीद तरीका जिसे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये माहौल दोस्त भी है, किसान दोस्त भी है, कम खर्च भी है, बाला नशीन भी है। वो ये मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती। आप घर की छत पर भी एक टब तैयार करके उसके अंदर आप मछलियाँ डाल सकते हैं। इसी को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें मछली अपनी खुराक है वो ख़ुद तैयार करती है। एक बैक्टीरिया पानी में पैदा किया जाता है जो मछलियों का फजला खाता है और वही फजला मछलियाँ खाती हैं। तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलता है। कराची में कुछ लोग हैं जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया हुआ है। वो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इसको किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बायोफ्लॉक एक समझ लें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। हालांकि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को देखें, इंडोनेशिया, मलेशिया और चाइना और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं इंडिया, बांग्लादेश, वो सारे लोग जो है वो इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। वो इस वजह से कि जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जगह की किल्लत होती जा रही है, पानी की भी कमी होती जा रही है, तो ये उन दोनों चीज़ों को फुलफ़िल करता है। एग्जांपल, आप जो 1 एकड़ पे फ़िश फार्मिंग करते हैं वो 300 से 600 दाने की फार्मिंग करते हैं, लेकिन हम एक 20 फीट के टैंक में 1000 फ़िश की फार्मिंग करते हैं। तो हमारी जगह बची और प्लस इसका पॉइंट ये कि हमें पानी बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। ज़ीरो वाटर एक्सचेंज, अगर आप वाटर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं तो पूरे 6 महीने उसी पानी को लेके फार्मिंग कर सकते हैं। उसके अंदर ना हम एक बैसिलस बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कराते हैं, यानी एक एनिमल होता है, छोटा कीड़ा होता है, वो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसका हम इसमें स्टार्टअप डोज डालते हैं। जब वो स्टार्टअप डोज डालते हैं तो इसको अमोनिया सोर्स मिलती है, तो ये सेकंडों में मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 1000 बैक्टीरिया होंगे तो वो सेकंडों में लाखों करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इनकी जो फीड है, जो खुराक होती है, वो अमोनिया सोर्स होती है। अमोनिया सोर्स क्या है? आप ओवर फीडिंग जो अगर कराते हैं फ़िश को, वो फीड अगर नहीं खाती, नीचे बैठेगी तो वो ख़राब होगी, तो वो भी उनकी फीड है। फ़िश जो वेस्ट करती है वो भी उनकी खुराक है। तो ये चीज़ें खा के वो मल्टीप्लाई होते हैं, तेज़ी से ग्रो होते हैं। जो टैंक का साइज़ होता है, एग्जांपल अगर आप 2500 लीटर का टैंक बनाते हैं तो 60,000 से टैंक की कॉस्टिंग स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जितना बड़ी एक्सपर्टीज़ है आपकी, उस हिसाब से आप टैंक बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो प्रॉफिटेबल फ़िश है वो बंगासिस फ़िश है, क्योंकि वियतनाम से ये हर महीने 10 से 12 जो कंटेनर है वो इम्पोर्ट होते थे। तो चूँकि अब इम्पोर्ट पर बैन लग चुकी है तो अभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बंगासिस फ़िश की ग्रोथ भी फास्ट है, हाई अमोनिया, हाई नाइट्राइट पे ये सर्वाइव कर लेती है, पालना बहुत आसान है।
तो पहले नंबर पे मैं बंगासिस को कहूँगा कि उसकी फार्मिंग करें, सेकंड नंबर पे आप तिलापिया की करें, उसकी भी कंजम्पशन है, उसके थोड़े से रेट कम है लेकिन अच्छा प्रॉफिट है उसमें। जो भी काम करें पहले उसके ऊपर रिसर्च करें। मैंने भी इसके ऊपर, जब तक मेरा ये फार्म हाउस बन रहा था तो मुझे बनाने में ही फार्म हाउस 6 महीने में लगे, तो उस 6 महीने में मैं सारी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि ये बनेगा कितने अरसे में। मुख्तलिफ लोगों के आपको इंटरनेट के अंदर व्यूज़ अवेलेबल हैं कि उन्होंने कितने अरसे में ग्रो किया और क्या क्या फॉलो किया, वो सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे देखता था। तो वो मुझे नॉलेज वहाँ से ही आ गई थी, कहता हूँ कि यार ये चीज़ रखनी है और ये चीज़ नहीं रखनी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे कोई 10 लाख रुपए लगे, मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि वो 2 लाख अगर मैं उसमें 8 लाख को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 महीने में के अंदर मैंने ये सेल आउट कर दी थी। ये प्राउंस हो गए और ये सोल फिश हो गई। तो वो मैं अगर मैं लगाऊं तो तकरीबन कोई 8 लाख रुपए अगर 6 महीने में मैंने कमाए हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इनकम है 8 लाख रुपए, क्योंकि इसे मैंने अपने 2 टैंकों से ही कमाई है। अगर मैं बाकी टैंकों के अंदर जो कि अगर मैं और भी बेचता तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी इसको क्रॉस कर जाता। टैंक्स हम बनाते हैं, ये तारपुलिन के होते हैं, फूड ग्रेड क्वालिटी की पीवीसी कोटेड दाना होता है, पीवीसी दाना होता है जिससे हम जो ये बनाते हैं। इसके बेनिफिट ये है कि आप इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बानिस्बत अगर हम सिमेंटेड टैंक बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और इनकेस अगर सिमेंटेड टैंक लीक हो जाए तो उसको मेंटेनेंस बहुत महंगी है। यानी अगर लीक हो गया तो पूरा आपने पानी खाली करना है, मछलियाँ कहीं और शिफ्ट करनी है, फिर उसकी मिस्त्री मजदूर आते हैं रिपेयर करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकेस अगर इसमें कोई मसला आता भी है तो आप एक छोटा सा इसका इसी तारपुलिन का पीस लें, उस पर सोल्यूशन लगा के चिपका दें, चीज़ें सेट हो जाती है। तो ये इजी टू मेंटेन है, इजी रिपेयरिंग है और बहुत सस्ता पड़ता है ये। जहाँ वो पाउंड वाली बात है तो वो तो आपको काफ़ी बड़ी जगह चाहिए, सही है, और फिर उसके लिए आपको लोग भी बहुत सारे चाहिए, मैन पावर भी आपको चाहिए, और आपको एक बंदा भी रखते हैं तो उसकी भी आपको तनख्वाह देनी होती है। यहाँ मेरे पास सिर्फ एक बंदा काम कर रहा है पूरे दिन में, उसका मेरा ख्याल है कि 2 घंटे का भी काम नहीं, कि उसमें फीड डालनी है, 15 मिनट के लिए हर टैंक का पानी ड्रेन करना है और 15 मिनट के लिए दोबारा डालना है, नया पानी डाल देना है। ये जो इसमें अगर आप देखें ऑक्सीजन बबल्स बन रहे हैं, वो इसका मकसद ये है कि हमने जो 1 एकड़ की फिश एक पॉन्ड में डाली हुई है, उसको स्ट्रेसफुल माहौल से बचाने के लिए हम इसके अंदर ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। जैसे समंदर में लहरें बनती हैं, समंदर की स्पीशीज़ को ऑक्सीजन मिलती है, इसी तरह हम इस मछली को ऑक्सीजन देते हैं ताकि जो है वो ग्रोथ अच्छी करे, हेल्दी इन्वायरमेंट मिले उसको। मेरे इस टैंक में 1500 मछली की कैपेसिटी का जो है ना वो है, लेकिन मैं इसमें 3000 सीड स्टॉक करता हूँ। वो इस वजह से कि मुझे 3 महीने बाद मेरे जो छोटे दुकानदार हैं जो पाव वाली फ़िश हमसे ले लेते हैं वो बिकना शुरू हो जाती है, तो मेरे 3 महीने जो है ना माल मेरा बिकता रहता है। इस वजह से मैं हाई डेंसिटी में यहाँ स्टॉकिंग करता हूँ। तो ये स्किल्स की बुनियाद है, जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी उतना अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं आप। फार्मिंग की ना हम तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम की पॉइंट्स होते हैं वो सिखाते हैं। और ये ट्रेनिंग मुश्किल से 4 घंटे की होती है। वो 4 घंटे की आप ट्रेनिंग लें और अपने घर में जैसे एक 12 फीट का कमरा है या छत पे 5 फीट की जगह है, तो वहाँ पे भी एक टैंक बना के उसमें फ़िश फार्मिंग कर सकते हो। बड़ी जगह है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, छोटी जगह है तब भी आप बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं और रिवायती तरीके से हट कर फार्म की फ़िशिंग की जा सकती है। एक अच्छा रोज़गार कमाया जा सकता है और ज़बरदस्त मछली भी खाई जा सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अब मुआशरे की एक ऐसी हकीकत की बात करेंगे जिससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते। लोग बीवी और वालिदैन के हुकूक की बात तो बहुत करते हैं, मर्द बेचारा इस तमाम तर मामले में क्या करे, वो बहुत बेकसूर नज़र आता है हमें। अगर साथ रहता है तो हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के और अपनी बीवी के झगड़े बर्दाश्त करते रहता है, बीवी अपना हक जताती रहती है कि मुझे अलग रहना है, जबकि दूसरी जानिब जो माँ है उसका भी दिल ये होता है कि जी मेरा बेटा साथ रहे। और फिर एक मतलब कैसे एक माँ एकदम से अपने बेटे को कह देगी कि हाँ जाओ ठीक है तुम अलग हो जाओ। शौहर बीवी के लिए कुछ करना चाहे तो फिर जाहिर सी बात उसको माँ का डर रहता है, माँ के लिए अगर कुछ करना चाहे, कुछ ख़रीदना चाहे तो बीवी से झगड़े शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर ऐसे मर्द ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। मर्द सारी ज़िंदगी हुकूक पूरे करने में लगा रहता है, कभी बीवी के हुकूक, कभी माँ के, कभी बच्चों के। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं, जैसे मेरे भाई हैं, मेरे मियाँ हैं, कभी अपने लिए नहीं जीते। पैदा होने से लेकर ये जब वो होश संभालते हैं और नौकरी पर जाते हैं उस वक्त से आखिरी दम तक मर्द जो है हमेशा दूसरे के लिए जीता है, वो अपने लिए कभी भी नहीं जीता। लेकिन वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि वो बैलेंस कैसे लेकर आए।
हुकूक की अदायगी माँ की भी ज़रूरी है, हुकूक की अदायगी बीवी की भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है किसी की बेटी लेकर आया वो, और हमारा दीन भी इस मामले में हमें सिखाता है कि जब आप किसी की बच्ची लेकर आ रहे हैं, किसी की बेटी को आप ब्याह के लेकर आ रहे हैं, तो फिर उसके हुकूक पूरे करें। अब इन हुकूक की अदायगी में तवाज़ुन कैसे रखना है, उसने बैलेंस कैसे रखना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारा दीन हमें सब कुछ सिखा चुका है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम दीन की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसी मामले पर आज बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर फरहाना ओवैस मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, अपने इर्द गिर्द के बेचारे मर्द परेशान हो जाते हैं कि भाई बीवी का हक अदा करना है या माँ का हक अदा करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन बहरहाल सोसाइटी का एक बड़ा हकीकत है ये, बहुत बड़ी, और मर्दों को इसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। आई थिंक मर्दों को ही करना पड़ता है, तो इसलिए उनको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बैलेंस हो? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह जब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमें हमारे दीन ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ना वो सिखा दी हैं, बता दी हैं। और जब वो एक अच्छे और ख़ूबसूरत माशरे की हमारा दीन बात करता है, और ये भी कहता है कि उसका जो बुनियादी यूनिट है वो घर है। तो फिर अब घर में जो अफराद हैं उनके हुकूक और फ़राइज़ जो हैं वो भी दीन हमें बता रहा है, उसका बड़े खूबसूरती से उसने तयन कर दिया है। अगर एक तरफ हमें कुरान पाक ये बताता है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो, और जैसे कुरान पाक में एक और जगह फरमाया गया कि अपनी बीवियों के साथ भलाई के साथ रहा करो, तो दूसरी तरफ हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बता दिया कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत हैं और वही तुम्हारी दोज़ख हैं। यानी अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत तुम्हारी, और अगर तुम बुरा सलूक करोगे तो दोज़ख तुम्हारी। फिर आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि इंसान जो भी अच्छाई या बुराई करता है उसका जो हिसाब है वो क़यामत के दिन उससे लिया जाएगा, लेकिन वालिदैन से किया हुआ सलूक वो है जिसका आपको हिसाब दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी देना है। यानी अगर आपने अच्छा सलूक किया है तो न सिर्फ ये कि आपको बहुत सारी भलाइयाँ मिलेंगी, आपकी उम्र तवील होगी, आपको बरकतें मिलेंगी, और अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। और अगर आपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया है तो आपकी बरकतें छिन जाएंगी, आपके साथ भी बहुत सा बुरा सलूक होगा और क़यामत के दिन भी होगा। तो हमें दोनों पहलू बता दिए गए हैं। फिर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर बड़ी ताकीद की कि अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, क्योंकि तुम्हें उनके ऊपर कवाम बनाया गया है। ये तो कुरान के भी अल्फाज हैं कि तुम्हें बरतरी दी गई है। अच्छा, अब ये बैलेंस कैसे किया जाए? बहुत ज़रूरी है कि जब शादी हो रही होती है बच्चों की, तो जिस तरह हम ये बात कहते हैं ना कि बेटियों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल बेटों को इक्वली तरबियत की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। और उनको ये नहीं कि सिर्फ शादी के टाइम पे आप बताएं कि तुम्हारे ये फ़राइज़ हैं, तुम्हारे ये हुकूक हैं, बल्कि जब आप बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं तो बहुत छोटी एज से उनको बताना शुरू कर दें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका क्या राइट है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके ये फ़राइज़ हैं, आपके ये हुकूक हैं, वालिदैन की तरफ ये आपकी जिम्मेदारी है, बहन भाइयों के साथ आपकी ये जिम्मेदारी है, दोस्तों के साथ, और उसके साथ साथ अगर जब आपकी शादी होगी और बीवी आएगी तो आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चे की तरबियत इस तरह से करते हैं कि उसको अपनी बीवी के हुकूक और फ़राइज़ के हवाले से भी बता रहे हैं और वालिदैन के भी, तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से घर में अच्छे माहौल के साथ रहा जा सकता है। बहुत सारे मुश्किलात से बच सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलात से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ वालिदैन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक बच्ची अपने घर बार तमाम चीज़ों को छोड़कर आपके पास आ रही है तो आप उसको भी स्पेस दें, आप उसको बहुत कुछ करने का मौका भी दें, क्योंकि देखें बच्चियों का आम तौर से ये होता है कि तालीम मुकम्मल होते ही शादियाँ हो जाती हैं। अब वो कोई ना तो कुकिंग का कोर्स करके आ रही हैं, ना वो घर की मैनेजमेंट का कोई कोर्स करके आ रही हैं। सासों का और जो दीगर घर में अफराद हैं उनके पर यह फ़र्ज़ है, लाजिम है कि वो जिस तरह बेटियों को सिखाते हैं, बहू जब घर में आई है अब वो आपकी बेटी, अब आप उसको सिखाना शुरू करें कि इस घर में इस तरह से मामूलात चलते हैं तो बेटा आप ऐसे करो, बेटा आप उस तरह से करो। अगर आप डे 1 से उसको बेटी की तरह लेते हैं और अपने घर की बातें उसको समझाते हैं, सिखाते हैं, साथ बिठाते हैं, तो आप बिलीव करें कोई भी बच्ची जो है ना फिर वो मुखालफत बन जाती है और अलग घर का नहीं सोचेगी, बल्कि उसको प्रोटेक्शन का एहसास होगा कि मेरी जो सास है वो मेरी माँ की तरह मुझे सिखा भी रही है, मुझे समझा भी रही है और मुझे बता भी रही है। अच्छा देखें डॉक्टर साहब, इसके अंदर ना कुछ बच्चियों की माओं का भी बड़ा किरदार होता है कि अगर आप अपनी बच्ची को ये सिखा देते ना कि घर में बड़ों का होना ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हर घर में होती है, बर्दाश्त का एक लेवल होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक चीज़ बड़ी सोशल मीडिया पे भी डिस्कस होती है कि जी शोहर पे या बेटे पे ज़्यादा हक किसका है, माँ का है या बीवी का है? मेरी नज़र में तो ज़्यादा हक माँ का है क्योंकि उसने पैदा किया है। तो अब चूँकि मैं खुद माँ हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी औलाद चाहे बेटा या एहसास तभी होता है जब आप खुद माँ बनते हैं। तो आप मुझे बताएं कि किसका हक ज़्यादा है? देखिए मैं आपको ना एक वाक़या सुना देती हूँ तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका हक ज़्यादा है। एक सहाबी हैं, उनका मौत का वक्त करीब है, नज़ा का आलम है, लेकिन रूह नहीं निकल रही, सख्त तकलीफ़ में है।
तो सहाबा किराम परेशान है, कभी कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ दुआ कर रहा है, लेकिन उनकी वो हालत जो है ना उस मुश्किल से वो बाहर नहीं आ पा रहे। इतने में एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, फ़लाँ सहाबी जो हैं उनके ऊपर ये कैफियत है और उनकी जान मतलब नहीं निकल रही आसानी के साथ, हम क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल उनसे ये पूछा, क्या उनके वालिदैन ज़िंदा हैं? उन्होंने कहा जी उनकी वालदा ज़िंदा है। तो आपने फरमाया कि उनको बुला के लाओ। वालदा को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये पूछा कि आपका बेटा आपके साथ कैसा है? तो उनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा मुसलमान है, मेरे साथ बहुत अच्छा था जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। शादी होने के बाद उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और अपनी बीवी की बातों में आता रहा और उसका ख्याल करता रहा और मुझे इग्नोर करता रहा, मेरी ज़रूरियात का भी ख्याल नहीं करता था, मुझे वो इज़्ज़त और वो मकाम नहीं देता था जो पहले दिया करता था, तो मैं उससे सख्त नाराज़ हूँ। जब उन्होंने ये बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर साहिबा कराम से फरमाया कि जाओ लकड़ियाँ इकट्ठा करो, इनके ऊपर लकड़ियाँ डालो और आग लगा दो। तो माँ रोने लगी, कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसको आज माफ़ नहीं करोगी तो इसका यही हशर क़यामत के दिन होगा, इसको क्या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे बीवी के फ़राइज़ तो पूरे कर रहा था, अगर सिर्फ बीवी के फ़राइज़ पूरे करना काफ़ी होते तो उसे जहन्नुम की क्यों दी जाती कि अभी आपने जहन्नुम में जाना है। फिर उसकी वालदा ने उसको माफ़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसको माफ़ करो, जो कुछ इसने किया है अल्लाह ताला इसको आसानी दे। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि मैंने इसको माफ़ किया तो उसकी रूह कब्ज़ हो गई। तो अल्लाह ताला ने उसकी मौत को भी आसान किया माँ के जुमलों के साथ। तो आप कोई भी हैं, आप कितने ही अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप साहिब हैसियत होने की वजह से अपनी बीवी को लेके अलग रह रहे हैं, लेकिन अगर आपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किए तो फिर आप जवाबदेह हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरी बात ये कि देखिए सब लोग साहिब हैसियत नहीं होते कि वो वालिदैन को भी अलग रख के सपोर्ट कर सकें और बीवी के साथ भी रख सकें। अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर बीवियों को भी चाहिए कि वो ताउन करें, समझ जाए ना, घर का एक हिस्सा अपने लिए अलग कर लें कि भी ठीक है, अगर आप वालिदैन के साथ मिलजुल के नहीं रहना चाहती तो घर का एक हिस्सा अलग कर लें, जिसमें आप अपना किचन अलग कर लें, अपना रूम अलग कर लें, एक पोर्शन अपना अलग बना लें, ताकि आप अपनी मर्जी से उस हिस्से में रह सकें, ये आपका हक है। लेकिन अगर आपका हस्बैंड अलग घर आपको नहीं लेके दे सकता तो आप उसके साथ मिलकर जैसे ज़िंदगी वो गुजार रहा है अपने वालिदैन के लिए जो करना चाहता है उसमें शरीक रहें। और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं है उन चीज़ों को छोड़ दें, बजाय इसके कि आप नाराज़ हों या आप घर छोड़ दें या आप उसको जो है वो ताने दें कि तुम मुझे घर अलग नहीं दे रहे हो तो मैं माँ बाप के घर चली जाऊंगी। ये बातें फिर नहीं करनी चाहिए ना। और आई थिंक डॉक्टर साहब जब आप एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं फिर आपको उस पर कायम रहना चाहिए, निभाना चाहिए। और मेरे ख्याल से कि इस मामले में बीवियों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बीवियां अगर समझदार हों माएँ जब एक सर्टेन एज तक माँ बाप पहुँच जाते हैं तो फिर हम तो अपने माँ बाप को यही होता है कि एक सर्टेन एज तक है तो यार अच्छा ठीक है, अम्मी अब्बू जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि आपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी, उनको उफ तक नहीं कहना। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर एक खातून अपने मियाँ से ये मुतालबा करिए जी कि मुझे अलग घर लेके दो, लेकिन माँ बाप बूढ़े हैं और उनका एक ही एक बेटा है, तो माँ बाप ये शिकवा करते नजर आते हैं जी कि हमारे बेटे को निकाल के ले गई है और बच्चे को ख्याल होना चाहिए था जी कि माँ बाप अकेले रहते हैं तो माँ बाप के साथ, लेकिन वो बीवी नहीं मान रही। तो इस सूरत हाल में यकीनन बीवी के लिए भी तो कुछ ना कुछ हुक्म है। जी बिल्कुल, बीवी के लिए तो बिल्कुल ये हुक्म है कि अगर वो अलग रहना चाहती है तो उसको अलग घर दिया जाए, अगर वो खरीद नहीं सकता तो किराए पे दिया जाए। और फिर दूसरी सूरत ये है कि अगर वालिदैन ज़ईफ़ हैं तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को अलग रखे लेकिन अपने वालिदैन के पास रोज़ाना आए, उनके काम करे और हकूक़ पूरे करे। अगर उनको वो कोई सर्वेंट दे सकता है तो उनको सर्वेंट दे, ताकि उनके काम भी ना रुकें, उनको वो प्रॉपरली उनकी देखभाल भी होती रहे और बीवी जो है वो भी खुश रहे। अगर बीवी मुतालबा कर रही है तो शौहर के लिए लाजिम है और दीन ने इसकी इजाज़त दी है। ठीक है, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, कभी कभी बड़ों की मर्ज़ी को मद्देनज़र रख लिया करें क्योंकि इससे घर में बरकतें होती हैं, आपके कामों में बड़ी आसानी हो जाती है, आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, 2 दिन बेस्ट ऑफ नया दिन ज़रूर देखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।